Welcome back. This is Sunil Dubiti, your English master. And today we are going to discuss class third of pronoun. आज हम लोग pronoun का class third पढ़ने जा रहे हैं और ये pronoun का last topic है, last part है. अभी तक हम लोगों ने pronoun में पढ़ा है what is pronoun, pronoun क्या होता है. pronoun मतलब प्रो प्लस नाउन, जो नाउन के लिए आता है वो प्रोनाउन कहलाता है. फिर इसके बाद आपको प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ाए गए थे और आपको बताया गया देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन. आपके 10 प्रोनाउन होते हैं. फिर इसके बाद आपको इन्हीं को एक एक करके डिस्कस किया गया कि व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउंस और उनके करेक्ट यूजेस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं. इस तरह से 10 जो काइंड्स हैं इन सभी के करेक्ट यूजेस आपको सिखाए गए. इनकी एरर कैसे आती है वो सिखाएगा. इसके अलावा कुछ और बेसिक रूल्स हैं, कुछ और बातें हैं, हम लोग उनको डिस्कस करने जा रहे हैं आज प्रोनाउन के लास्ट और थर्ड क्लास में. प्रोनाउन से संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स जिनकी स्पॉटिंग एरर में या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत आते रहते हैं, उनको नोट करना है. और जैसा हमने आपसे कहा था कि वैसे तो प्रोनाउंस के रूल आप देखिएगा बाज़ार में बुक्स बहुत आती हैं और तमाम तरह के रूल्स होते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा रूल्स आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो जाओगे. इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आपके लिए बहुत सिलेक्टेड और एक सिस्टमेटिक ढंग से रूल्स सिखाते हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें आपको तैयार हो जाएं. एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है, कुछ बेसिक रूल हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड में, तो आप डाल लीजिएगा हेडिंग क्लास थर्ड प्रोनाउन. क्लास थर्ड प्रोनाउन का थर्ड क्लास. और जैसा कि हमने कहा था कि आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है. तो इसका एक पहला और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर आपका लेट हो, बट, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, वर्ब, लेट, बट, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, वर्ब और प्रीपोजिशन दिया गया हो, और फिर इसके बाद अगर आपका प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस का होगा. पहला. दूसरा रूल आपका है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर वन दिया गया हो तो अपना के लिए वंस आता है, वन के साथ वंस आता है. लेकिन वहीं अगर आपको वन ऑफ देम दिया गया है तो उसके साथ अपना के लिए ही जाता है. तो क्या सीखा? वन है तो वंस और वन ऑफ देम दिया गया है तो हिस लगाते हैं. और एक और चीज याद रखिएगा कि रूल नंबर थर्ड चाहे इसे बना लो. एक और चीज याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में कहीं पर एज आता है और एज के बाद जो प्रोनाउन आता है वो आपका सब्जेक्टिव केस होगा. तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सेंटेंस में कहीं पर लेट हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, लाइक हो, अनलाइक हो, वर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, इसके बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा. दूसरा, वन के साथ अपना के लिए वंस आता है और वन ऑफ देम के साथ अपना के लिए हिज आता है. और अगर एज दिया गया उसके बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्टिव केस होता है. अब देखिए ये कैसे होता है, इसकी एरर कैसे आती है. इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट
सेलेक्टेड कुछ सेंटेंस यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप फटाफट इन सेंटेंस को नोट करो और फिर देखिएगा इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम कैसे एरर स्पॉट कर पाते हैं और कैसे एरर आती है। तो पहला सेंटेंस आपका है, फर्स्ट सेंटेंस नोट करिएगा। पहला सेंटेंस है वन मस्ट रिस्पेक्ट, वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। हर सेंटेंस में कोई न कोई एरर होगी और जिस एरर को आप इन रूल्स के हिसाब से स्पॉट करोगे, बताओगे। सेकंड सेंटेंस आपका है वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज जॉब। और थर्ड सेंटेंस है लेट ही गो। और फोर्थ सेंटेंस है लेट ही एंड आई सॉल्व दिस सम। और फिफ्थ सेंटेंस है एवरीवन attended the party except he। सिक्स सेंटेंस है, 6 नंबर का है I have no liking for such a man as him। 7th सेंटेंस आपका कह रहा है it was him who did it। 8th सेंटेंस कह रहा है if I were him I would not go there। 9th सेंटेंस आपका कह रहा है I cut me shaving this morning। और 10th नंबर कह रहा है 10th नंबर कह रहा है these books are for you and I। और लास्ट सेंटेंस है between he and I there is an अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट 11 सेंटेंसेस हैं और इन सभी सेंटेंसेस में प्रोनाउन से संबंधित कुछ न कुछ कॉमन एरर है और ये उस तरह की कॉमन एरर है जिस तरह की कॉमन एरर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और उसके लिए हमने इन एरर को स्पॉट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखे हैं। एक रूल और लिख लें,
आपको पहला, दूसरा रूल दिया गया, तीसरा रूल दिया गया, ये आपके कुछ थर्ड रूल्स यहाँ पर दिए गए। एक फोर्थ रूल्स और लिख लें आप यहाँ पर, और वो रूल ये है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर वर्ब टू बी है और उसके बाद अगर प्रोनाउन होगा तो वो प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्टिव होता है। और वर्ब टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये कुछ हमारे बेसिक रूल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 11 सेंटेंसेस लिखे हैं और इन सभी सेंटेंसेस में जो एरर होगी वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रूल्स पर बेस्ड होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं फटाफट। और बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, बहुत कॉमन है। तो देखिए, और एक काम और क्या करें कि मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले आप लोग खुद एक बार अपने हिसाब से इसमें एरर स्पॉट कर लिया करो, कि फिर चेक किया करो कि आपका आंसर सही जा रहा है या नहीं। तो पहला सेंटेंस है वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अब देखिए, अभी क्या पढ़ाया था, वन के साथ अपना के लिए वंस लगाते, तो यहाँ पर वन लगा है तो इसलिए अपना के लिए हिज नहीं आएगा, क्या लगाएगा, वंस आएगा। तो यहाँ पर कर लीजिएगा वंस एल्डर्स। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, यानी इंसान को अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, व्यक्ति को अपने बुजुर्गों का सम्मान। अब देखिए अगला है वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज जॉब। अब यहाँ पर वन ऑफ देम है और क्या लगाया गया, हिज लगाया गया। तो आपको सिखाया गया कि वन ऑफ देम के लगे हिज आता है। और पता है जनरली क्या होता है, एग्जाम में यहाँ पर गलती से सही आंसर लिख गया ऐसे आता है करके वंस आ जाता है। तो वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस जॉब। तो अब याद रखिएगा, वन है तो वंस आएगा, वन ऑफ देम अगर है तो हिज आता है। तो यहाँ पर वंस नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हिज कर देंगे, हिज जॉब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट ही गो। अब देखिए लिखा है लेट हो, बट हो, एक्सेप्ट माने सिवाय, लाइक, अनलाइक, वर्ब, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर यहाँ पर लेट दिया गया है तो बच्चों ही नहीं होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा पजेसिव है, ये आपको प्रोनाउन के क्लास 1 में एक टेबल से पूरा समझाया था आपको कि आई सब्जेक्टिव होता है, मी ऑब्जेक्टिव होता है, माई पजेसिव होता है, वी सब्जेक्टिव है, अस ऑब्जेक्टिव है, अवर पजेसिव है। इसी तरह से आपका ही, यू का यू सब्जेक्टिव है, यू ऑब्जेक्टिव है, यूर पजेसिव है। ही का ही सब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है, हिज पजेसिव है। ऐसे सी, हर होता है। ऐसे ही इट्स होता है, दे, देम, देयर होता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4, लेट ही एंड आई सॉल्व दिस सम। अब देखिए लेट दिया गया तो इसके बाद का प्रोनाउन कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों ही का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हिम। और आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मी। ये हमारा सब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, पॉजिटिव क्या, ये सारी बातें आपको, यानी कि वो टेबल जो है पर्सनल प्रोनाउन की, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही। अब देखिए एक्सेप्ट लगा हुआ और इसके बाद का प्रोनाउन क्या लिखा है, ही। और आपको पता ही सब्जेक्टिव होता है। रूल क्या कहता है, एक्सेप्ट के बाद का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव आएगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट करना होगा, बस हिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज हिम। अब देखिए आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज हिम, एज लगा हुआ और आपको यहाँ पर रूल नंबर 3 सिखाया गया कि एज के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो अब रटा होना चाहिए आपको, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। सेंटेंस नंबर 7, इट वाज हिम हु डिड इट। अब देखिए यहाँ पर वाज लगा हुआ और आपको क्या पढ़ाया गया, रूल नंबर 4 कि वर्ब टू बी अगर है, टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब दिया गया, उसके बाद अगर प्रोनाउन आता है तो कैसा होता है, वो प्रोनाउन आपका हमेशा सब्जेक्टिव केस का होता है। तो यहाँ पर हिम नहीं होगा, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ आई वर हिम। अब देखिए वर लगा हुआ है तो वही है, वर्ब टू बी है, वर आया है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव आता है। तो यहाँ पर आपका हिम नहीं होगा, फिर से यहाँ पर ही का सब्जेक्ट, हिम का क्या हो जाता है, ही हो जाता है। इफ आई वर ही, आई वुड नॉट गो देयर, यहाँ पर नॉट कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, आई कट मी शेविंग दिस मॉर्निंग। जब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपको पढ़ाया गया है कि अगर सेंटेंस में, देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका सेंटेंस होता है। और आपको पढ़ाया गया है कि वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन आएगा तो जगह किसकी है, सब्जेक्ट की, सब्जेक्टिव हो जाएगा। वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगा जगह ऑब्जेक्ट की है तो कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पर देखिए कट वर्ब है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन द सेंटेंस इज रॉन्ग, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इस रूल का। और दोस्तों याद रखिएगा, बच्चों याद रखिएगा, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यानी कि अगर इस वर्ब के पहले का प्रोनाउन और बाद का प्रोनाउन दोनों अगर आपके सेम पर्सन के हों तो फिर ये जो हमारा वर्ब के बाद का प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव में होकर के यहां पर आपका रिफ्लेक्सिव लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है, रिफ्लेक्सिव लिखा जाता है। और जैसे ही, हिट, हिम, तो देखिए हिट वर्ब है और ही और हिम दोनों एक ही पर्सन का, यानी ये होता है सेम पर्सन, मतलब उसी पर्सन का सब्जेक्ट है, उसी पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आगे आपका ऑब्जेक्टिव होकर कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। और आपको पढ़ाया गया जिसमें सेल्फ लगा होता है, सेल्फ लगा होता है और रिफ्लेक्सिव होता है। तो हिम का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हिम नहीं होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा हिमसेल्फ। तो ऐसे यहाँ पर आई कट मी नहीं होगा बच्चों, मी का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, मी का रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। अब फॉर क्या है, फॉर प्रीपोजिशन। देखिए क्या और चीज बता दें आपको, मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को बहुत मेहनत करते हुए, ग्रामर में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, लेकिन स्कोर अच्छा नहीं आता है, मार्क्स नहीं आते हैं। और बेचारे उन स्टूडेंट्स में बड़ा ही कभी कभी निराशा आ जाती है। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि अच्छे मार्क्स के लिए आपको सिर्फ ग्रामर के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ग्रामर के आप रूल्स तो रट लोगे, लेकिन अगर आपकी वर्ड पावर नहीं अच्छी है, वोकेबुलरी नहीं अच्छी है, तो आपकी ग्रामर अच्छी कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि आपको रूल्स पढ़ा दिया जाता है कि प्रीपोजिशन के बाद का प्रोनाउन ऐसा होगा, नाउन के बाद नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि सेंटेंस में जो लिखा हुआ है इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। रूल का कोई यूज नहीं है, रूल्स यूजलेस हैं। इसलिए वर्ड पावर बहुत इम्प्रूव करते रहिएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ग्रामर आप मेरे ऊपर छोड़ दो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर चाहिए होती है वो सब के सब मैं आपको दूंगा। और ये मेरा भरोसा रहेगा कि 100% ग्रामर आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन के 3 क्लास पढ़ाए हैं, प्रोनाउन फर्स्ट, प्रोनाउन सेकंड, प्रोनाउन थर्ड, ऐसे नाउन के 3 क्लास पढ़ाए हैं, ऐसे वर्ब के 3 क्लास पढ़ाए हैं। और ये हमारा 100% वादा है आपसे कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे आप SSC करो, बैंक करो, डिफेंस करो, कोई भी एरर, कोई भी प्रॉब्लम इतने रूल से ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। और अगर ऐसा कहीं मिले, आप एग्जाम की बात छोड़ो, आप किसी बुक के कितनी भी एरर करके देख लो, प्रोनाउन की एरर चाहे आप 100, 200, 1000, 5000 का डालो, कोई भी सेंटेंस में इनसे ज़्यादा एरर नहीं मिलेगी। इस रूल इससे ज़्यादा, इससे बाहर नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा आपके लिए सब कुछ आसान है, तो फिर क्या दिक्कत है, बस फोकस करनी होगी वोकैबुलरी की। देखिए वोकैब तो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि बच्चे पता नहीं क्यों वोकैब नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे मैं जब YouTube पर या किसी और जगह पर ग्रामर का वीडियो देता हूँ तो बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं, बहुत लोग देखते हैं। वोकैब का वीडियो डालता हूँ, कम व्यूज आते हैं। तो ये उल्टा होता है, बच्चों को वोकैब ज़्यादा पढ़नी चाहिए, ग्रामर कम पढ़नी चाहिए। दूसरी देखिए एक और चीज़ आपको सिखाएं, जैसे कि ग्रामर तो इतनी सीमित है, पता है आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और वो 8 के लिमिटेड रूल्स हैं। देखिए नाउन के 3 क्लास में नाउन खत्म हुआ, 3 क्लास में वर्ब खत्म हुआ, 3 क्लास में आपका प्रोनाउन खत्म हुआ, और भरोसा मैंने दे दिया कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। लेकिन वोकैब के मैंने इतने सारे वीडियो डाल दिए हैं और ढेर सारी वीडियो में आपको वही और कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं और पढ़ाता रहता हूँ। लेकिन कभी मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि ये वोकैबुलरी 100% हो गई, अब इससे बाहर नहीं आएगा।
चाहे जितनी वोकैब पढ़ा दूँ, मैं ये भरोसा आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसका कोई एक लिमिटेशन नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँ वो अपने 22 साल के एक्सपीरियंस के द्वारा कोशिश रहती है कि जो भी पूछा जाता है उन्हीं में से आता रहता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बताया था यहाँ पर, फॉर क्या प्रीपोजिशन होता है, और पढ़ाया गया आपको प्रीपोजिशन के बाद का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होता है। तो बच्चों यू का ऑब्जेक्ट तो यू होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। और अगला क्वेश्चन, बिटवीन ही एंड आई देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए बिटवीन प्रीपोजिशन है, ही और आई लिखा हुआ है, तो प्रीपोजिशन के बाद का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो हो जाएगा बिटवीन हिम एंड मी देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट रूल्स प्रोनाउन के। अब एक और चीज बची हुई है, बस इसके बाद आपका प्रोनाउन का क्लास 3 ओवर हो जाएगा। बस एक और चीज बची हुई है, इट का यूज। ऐसे तो आपको पता, लेकिन यूज ऑफ इट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे इसको बहुत हल्का छोटा समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो बस लास्ट पॉइंट है, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। यूज ऑफ इट, यानी इट प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। बस इसके बाद आपका प्रोनाउन टॉपिक खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिएगा, सबसे जरूरी चीज होती है प्रैक्टिस। किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, या किसी भी क्वेश्चन को तैयार करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो डालिएगा हेडिंग यूज ऑफ इट। यानी कि इट प्रोनाउन का यूज कैसे होता है उसकी बात करेंगे, कहाँ कहाँ होता है। तो इसके 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा ऐसे, इट इज यूज्ड फॉर। इट इज यूज्ड फॉर, अब कहाँ कहाँ होता है, पहला थिंग्स without life, things without life। इसको हम और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, तो लिख लीजिएगा फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके लिए इट का यूज होता है। दूसरा मैंने कहा 6 पॉइंट आपको बताएंगे। सेकेंड पॉइंट आपका है, इट आता है एज आ टेम्परेरी सब्जेक्ट। एक टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है, इट लगाते हैं फॉर यंग चाइल्ड या यंग एनिमल। कोई छोटा बच्चा हो, छोटा जानवर हो, इट लगाते हैं। चौथा इट लगाते हैं टू रिफर आ स्टेटमेंट गोइंग बिफोर। उस सेंटेंस को बताने के लिए जो सेंटेंस पहले घटित हो चुका है उसके लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। अभी आप रूल्स लिखिए, फिर इनके एग्जांपल्स और इधर सिखाएंगे आपको। 5वां पॉइंट आपका है, इट आता है टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब दबाव डालने के लिए। और लास्ट पॉइंट 6 इट आता है इन स्पीकिंग या फॉर वेदर या टाइम। जब हम वेदर या टाइम की बात करते हैं, समय या मौसम की बात करते हैं, तो इट लगाते हैं। तो ये है 6 यूजेस ऑफ इट। क्या सीखा, इट का यूज कहाँ होता है, तो लिखिएगा इट इज यूज फॉर फर्स्ट पॉइंट
थिंग्स विदाउट लाइफ इट आता है थिंग्स विदाउट लाइफ या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, टेम्परेरी सब्जेक्ट के लिए, यंग चाइल्ड या यंग एनिमल के लिए, रेफर स्टेटमेंट गोइंग बिफोर जो पहले सेंटेंस घटित हो चुका उसके लिए, एम्फेसाइज के लिए और वेदर और टाइम। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहला है थिंग्स विदाउट लाइफ यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए कैसे लगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आई हैव अ बुक, इट इज वेरी, मेरे पास एक किताब है और यह बहुत अच्छी। आपको देखिए पढ़ाया था, ये बहुत याद रखिएगा। प्रोनाउन क्या होता है, यानी प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के लिए आता है। कैसे कहता है आपको, यानी कि वर्ड फॉर नाउन इज प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन हमेशा इस नाउन के हिसाब से आता है और नाउन का पर्सन नंबर जेंडर दिखा जाता। तो यानी अगर अब देखिए ये नाउन होगा वैसा प्रोनाउन आएगा, और आपको पढ़ाया था कि जिस पर्सन का, जिस नंबर का, जिस जेंडर का नाउन होगा उसी पर्सन, उसी नंबर, उसी जेंडर का प्रोनाउन होता है। तो आपको क्या सिखाया जा रहा है कि ये इट आना है बुक के लिए, और बुक कैसा है, नॉन लिविंग है, तो क्या पढ़ाया जा रहा है, नॉन लिविंग के लिए इट लगाते, तो यहाँ पर इट हो गया। ऐसे एक और सेंटेंस कर सकते हैं, ही सा आ कार, इट वॉज ब्लैक। अब देखिए इट किसके लिए आना है, कार के लिए, कार नॉन लिविंग है, इट आएगा। दूसरा टेम्परेरी सब्जेक्ट, यानी कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे दिया रहता है तो एक अस्थायी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज ट्रू दैट राम विल विन द मैच। क्या कह रहा है, इट इज टू, ये सच है कि राम मैच जीतेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, सेंटेंस आपका जो है वो ये है, राम विल विन द मैच। लेकिन कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए सब्जेक्ट को आगे लिख दिया जाता है। तो इस सब्जेक्ट, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जब आगे तो एक अस्थायी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इट। तो इट इज ट्रू, मतलब ये सच है। तो क्या सच है, इट किसके लिए आया हुआ कि राम विल विन द मैच इज ट्रू, राम मैच जीतेगा वो सच है। तो ये होता है आपका टेम्परेरी। अब देखिए आगे है, यंग चाइल्ड हो या यंग एनिमल हो तो भी इट लगाते हैं। जैसे अब देखिए यंग चाइल्ड कैसे होता है, आई सा अ बेबी इट वाज क्राइम, मैंने एक बेबी देखा, बच्चा देखा, वो रो रहा था। अब देखिए इट यहाँ पर किसके लिए आया हुआ, बेबी के लिए। तो बेबी जो यंग बच्चा होता है उसको देख हम नहीं बता पाते कि लड़का है लड़की है। तो छोटा बच्चा होता है जिसके हमें उसका सेक्स ना पता हो, उसका जेंडर ना पता हो, तो क्या लगाते हैं, इट। और अगर हमें उस बच्चे का जेंडर पता है तो फिर ही ऐसे ही लगाएंगे। जैसे अगर मैं कह दूँ आई हैव ए बेबी तो लिखेंगे ही इज क्यूट या शी इज क्यूट। ऐसे ही हो जाएगा, ही सा अ पप्पी, पप्पी माने पिल्ला, इट वाज ब्लैक, उसने एक पप्पी देखा वह काला था। तो इन्हें पप्पी से मतलब नहीं पता चला था तो पप्पी मेल है फीमेल है। या आई सा अ रैट इट इज रेड, मैंने एक चूहा देखा, इट वाज रेड, वह लाल था। तो नहीं पता था हमें चूहा वो मेल है फीमेल है। तो ये होता है यंग चाइल्ड या यंग एनिमल के लिए। फोर्थ कह रहा है टू रिफर स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, यानी इट उस सेंटेंस को बताने के लिए भी लगाते हैं जो सेंटेंस पहले घटित हो चुका है। जैसे एक सेंटेंस है, राजू इज अ क्रिमिनल एंड आई नो इट। अब देखिए एक स्टेटमेंट है राजू इज ए क्रिमिनल, ये कहलाता है स्टेटमेंट, मतलब सेंटेंस। तो जो यानी कथन, जो वक्तव्य क्या कर रहा है, जो वक्तव्य घटित हो चुका है बिफोर
गोइंग जो घटित हो चुका है उसको बताने के लिए इट लगाते हैं। देखिए राजू अपराधी है एंड आई नो इट, तो इट किसके लिए आया हुआ, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तो इट आया हुआ इसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए राजू जी क्रिमिनल, राजू अपराधी है। तो इस तरह से और लिखिएगा राम हेल्प यू एंड आई न्यू इट, राम ने तुम्हारी सहायता की थी और मैं जानता था। तो यहाँ पर देखिए राम हेल्प यू एक स्टेटमेंट है और आई न्यू इट मैं ये जानता था, इट किसके लिए आया हुआ, राम हेल्प यू, तो ये हो जाता है आपका स्टेटमेंट गोइंग बिफोर। पांचवा कह रहा है इट लगाते हैं टू एम्फेसाइज। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, फटाफट चीजें नोट भी करते जाएं आप। तो अगर हमें कहीं पर कुछ एम्फेसाइज करना होता है, दबाव डालना होता है, अब देखिए एम्फेसाइज कैसे लगाते हैं, एम्फेसाइज कैसे करते हैं, जैसे इट इज आई हु टीच यू। अब देखिए इट इज आई, ये मैं ही हूं जो तुम्हें पढ़ाता हूं, तो यहां पर इट क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। और देखिएगा इट वॉज राजू हु वॉन द मैच, इट वॉज राजू, ये राजू ही था जिसने मैच जीता था। तो यहाँ पे इट क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। और लास्ट रूल बचा हुआ इट आता है फॉर वेदर और टाइम, समय और मौसम के लिए। अब देखिए वेदर कैसे होते हैं, जैसे इट इज डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा है। इट इज कोल्ड, ठंडा है। इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्म है। तो मौसम बताने के लिए इट लगाते हैं। और दूसरा इट आता है किसके लिए, टाइम के लिए। अब देखिए टाइम कैसा होता है, बहुत बढ़िया है, टाइम के लिए भी इट लगाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर चीजें हमें देखिए सीखनी है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, जैसे आप किसी से अगर पूछना चाहो कि आपकी घड़ी में क्या बजा है, आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। कैसे कहेंगे, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि बहुत पूछा जाता है। और बच्चे कैसे पूछते हैं, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ये आपके एरर भी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे बच्चा सुबह इन माने में होता है तो घड़ी में तो अंदर की बात नहीं होती है, घड़ी के द्वारा कितना बजा है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा बाई आता है। अब इसका जब हम जवाब देते हैं, और आपको पता है इंग्लिश स्पीकिंग का बड़ा क्रेज होता है, इंग्लिश स्पीकिंग से आपका एक इम्प्रेशन बनता है, इम्प्रेशन बिगड़ता भी है ना। तो इस तरह से काम करेंगे। अब जैसे अगर आपको जवाब देना है तो जवाब कैसे देंगे, इट इज 9 o'clock, 9 बजा है, या इट इज 9 AM या 9 PM, ऐसे भी बोल देते हैं। AM 12 बजे से सुबह से पहले का समय दिन में, और PM दिन में 12 बजे के बाद का समय। अब देखिए एक और चीज, इट इज 9 o'clock, ठीक है 9 बजे, लेकिन अगर हम कहते हैं इट इज 9:30 o'clock, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ओ क्लॉक मतलब होता है कि जब आपकी घड़ी में जो आपकी घंटे वाला सुई होता है, ये जब पूरा आवर हैंड जो पूरा ओ बना लेता है तब ओ क्लॉक होता है। तो ओ कब बनता है, जब पूरा 9, 10, 11, 12 बजा होगा। लेकिन अगर 9:30 हुआ तो सपोज अभी यहाँ तो ये आपकी सुई यहाँ से यहाँ तक केवल आई पाई, तो ओ बनी नहीं है। तो क्या है कि जब तक फुल समय नहीं होगा तब तक ओ क्लॉक, जब फुल समय होगा तभी ओ क्लॉक कहेंगे, और फुल समय नहीं होगा तो ओ क्लॉक नहीं कहेंगे। यहाँ पर ओ क्लॉक नहीं आएगा, 9:30 फिर आप वहीं पर AM या PM
से काम चलाएंगे। दूसरा देखिए, हम ऐसे भी कहते हैं, अगर जैसे पूरा है तो 9 बजा तो 9 o'clock। अब जैसे अगर 9:30 बजा है तो आप कह सकते हैं इट इज 9:30। इसका मतलब होता है 9:30 में साढ़े 9 बजा है। या आप ऐसे बोल सकते हैं इट इज 9:15। मतलब 9:15 मतलब होता है पौने 9 बजे है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इट इज 9:15 मतलब 9:15 मीन्स 9:15 बजे। तो देखिए क्वार्टर मतलब होता है चौथा, यानी कि चौथे मतलब 15 मिनट। तो जब 15 मिनट 2 मीन्स कम है तो 9:15 और ज़्यादा है तो 9:15। ऐसे ही अगर 10-5 मिनट ज़्यादा है तो पास्ट और कम है तो, जैसे 9:05 हुए तो कैसे करेंगे 9:05। और 9:05 कम अगर है तो कैसे कहेंगे 9 to 5। तो इस तरह से समय बताना भी आप इंग्लिश में सीख गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो बस बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास, प्रोनाउन क्लास 3rd। तो इस क्लास के बाद यानी प्रोनाउन के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आप तक पहुंच चुके हैं। और अब आपके पास जो बुक हो या PDF हो, उसमें आपकी जो प्रोनाउन की एक्सरसाइज कराई गई हैं वो आपको करनी है, और उनका जो एक्सप्लेनेशन के वीडियो पड़े हुए वो आपको देखने हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करते जाइएगा, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं आगे कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए व्हाट्सएप स्पीच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।